part K. These are some are selection. These are which are our diversification, our diversity, rich diversity in temperate. And we are training to make it. Out of these, red fort is the most promising one with respect to the yield. It is without soil. This is in still latent research stage. सर ये जो है सर ये एक कॉन्फिडेंस प्राइवेट लिमिटेड सर दिस इज अनदर ही इज आवर मैच्योर कंपनी अभी जी पर ट्री सर जो निकलता है तो फार्म में ट्रेडिशनली सर ओपन में उसको बदलना या मेरे पास sir we have developed anti-cancer magic food against prostate and lung cancer from underutilized crop of J&K and we commercialized it as magic after skin should follow the international atomic convention cool technology. They only track one, but we are tracking all the 7 should follow the guidelines. Kashmir. They cover all the tracts of rice, maize in Kashmir Valley as well as higher parts of Jammu. We have some nutritional attributes as well as resilience to climate change and इनका हौसला अफजाई करें। डेयरी फार्मिंग में उत्कृष्ट कृषि कार्य हेतु उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से नवाजा जाता है। हेतु इन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अगली कड़ी है आउटस्टैंडिंग एग्री स्टार्टअप अवार्ड्स। मैं मंच में उनका नाम भी मंच पे आए। मानसी शर्मा जी अवार्ड लेते हुए, भविष्य देवगन जी मंच में शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। Salute Ducks Den Innovators Private Limited, Mr. Naveh Chicken ji. Apple Dog, Dr. Basharat A. Bhatt ji. Next, for the release, we have the culture for self-reliant India and technology application and adaptation for climate-smart agriculture. Release of 2 more books. One, Achieving Zero Hunger, and the other, Pollination. मुझे आज कृषि 4.0 फ्यूचरिस्टिक तथा सस्टेनेबल फार्मिंग इस महत्वपूर्ण गैदरिंग में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक तथा नीति निर्धारक एक प्लेटफार्म पर आमंत्रित करके इस बार कश्मीर और इस बार जम्मू ने एक नई पहल की है। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। मैं कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं, इसलिए सामान्य तौर पर जो बातें मेरे समझ में आती हैं मैं उन्हीं का जिक्र करूंगा, क्योंकि कृषि विज्ञान की चर्चा मेरे पहले बहुत हो चुकी है। ये सच है कि सबसे ज़्यादा देश में आबादी कृषि पर ही निर्भर है और इस क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे हैं या जो चुनौतियां हैं उन पर खुल करके चर्चा आप 3 दिनों में करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं और उससे जो अमृत निकल कर आएगा मुझे लगता है वो केवल किताब और जर्नल्स में नहीं, किसान के खेत तक कैसे पहुँचे, ये हमारी असली चुनौती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनौती को सफलतापूर्वक आप सबके सहयोग से पार करने में हम सफल होंगे। आप सब जानते हैं
खासतौर से जम्मू कश्मीर की लगभग 70% आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। हम कह सकते हैं कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो या और भी इससे लायक चीज़ें हों, ये जम्मू कश्मीर की आत्मा है। एक बड़ी आबादी का अस्तित्व खेतों और उसके उत्पाद पर निर्भर है। इसलिए पूरे साल इस कास्ट जम्मू हो या इस कास्ट कश्मीर के सहयोग से खेती के विभिन्न प्रयोगों, चुनौतियों तथा उनके समाधान पर चर्चा का क्रम चलता रहता है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत हद तक रिफॉर्म प्रोसेस को मजबूत बनाने में इन दोनों विश्वविद्यालयों ने, कृषि विश्वविद्यालयों ने काफ़ी सहायता की है। भारतवर्ष में कोरोना महामारी के दौरान एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ये सबसे रिजिलियंट था। 2020-21 में जहां कृषि विकास दर 3.6% थी, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 3.9% हो गई। और आज अगर हमारा देश दुनिया के सभी देशों में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के कारण ही हमारी इकानमी में ये बूस्ट आ रहा है। ये आंकड़ा उत्साहजनक है। पिछले साल और इस साल के आंकड़े की अगर तुलना आप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये उत्साहजनक आंकड़ा है। लेकिन हम अगर औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति के पश्चात के परिदृश्य को पूरी नज़र डालेंगे तो लगता है कि इस तरह का ग्रोथ कम से कम 15-20 साल के बाद आया है। ये ग्रोथ पहले ही आना चाहिए और इसके कारण हमारी चुनौतियां बड़ी हो गई और उन चुनौतियों पर आप चर्चा करें, ये मेरा निवेदन होगा आपसे। जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसके अनुपात में क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम वृद्धि कर पा रहे हैं, इस पर विचार करना मैं समझता हूं कि आवश्यक हो गया हमारे लिए। और लगता यह है कि डिमांड तथा सप्लाई के बीच आज भी एक बड़ा गैप मौजूद है। ये ठीक है कि कुछ चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हो गए। पल्सेस के लिए भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों से अभियान चला करके आज हम मोटे तौर पर पल्सेस के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए। ऑयल सीड्स में अभी भी हम दुनिया के बाहरी देशों पर आश्रित हैं। न्यूट्रिशन के लिए मिलेट को लेकर के विशेष योजना भारत सरकार ने बनाई है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और एक जो गैप है आज भी जो मौजूद है, उसे भरने के लिए इंडस्ट्री 4.0 की तरह मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर 4.0 केंद्रित तरीके से योजनाबद्ध ढंग से काम करे, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। मित्रों, विश्व में हरित क्रांति जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, 1970 में एक बड़ी बात उन्होंने कही जिसे मुझे लगता है कि यहाँ उद्धृत करना मैं आवश्यक समझता हूँ। उन्होंने कहा कि फूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे दुनिया के अधिकतर लोग यह मानकर चलते हैं कि यह तो उपलब्ध ही है, जबकि वो भूल जाते हैं कि दुनिया की आधे से अधिक आबादी भोजन के इंतजार में भूखी है। ये बहुत, मैं मानता हूँ, महत्वपूर्ण और बड़ा संदेश है। और इस संदेश से हम सब के लिए भी, और मैं समझता हूँ कि खास तौर से सभागार में बैठे हुए कृषि वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चेतावनी छिपी हुई है। इस दशक में जब हम वर्तमान जनसंख्या में 33% वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, तब ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम नए विचारों, नई तकनीक और प्राथमिकता के आधार पर किस प्रकार अपने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे, काम करेंगे। अगर हम पिछले दशक के कृषि आउटपुट से तुलना करें तो इस बढ़ती आबादी को
भोजन पहुंचाने के लिए हमें कम से कम 50% ज़्यादा अन्न उपजाना होगा और 2050 तक जाते जाते आज जो हमारा उत्पादन है उसमें 70% ग्रोथ की आवश्यकता होगी। क्या इन चुनौतियों के लिए हम विचार कर रहे हैं? इनके लिए अभी से हम मानसिक रूप से तैयार हैं। जैसा मैंने पहले कहा, देरी ही सही ग्रोथ बढ़ रहा है, ये एक शुभ संकेत है। कृषि हार्टिकल्चर में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, इनोवेशन भी हो रहे हैं। और जब मैं आया तो कई नौजवान साथी मुझे मिले बाहर, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ये आज की स्पीड मैं मानता हूं पर्याप्त नहीं है। हमारे पास वक्त कम है, हमको स्पीड और स्केल दोनों इन चुनौतियों को देखते हुए बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर मैं कुछ चुनौतियों को आपके समक्ष रखूं तो पिछले कुछ दशकों में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों की वजह से प्रोडक्टिविटी की कठिनाइयां हमारे सामने हैं और कृषि में लेबर फोर्स भी कम होती जा रही है। जब हम सोचते हैं कि 50 से 70% अधिक पैदावार की जरूरत होगी तो महज दूसरी हरित क्रांति दिमाग में नहीं आती है, बल्कि उसके बियॉन्ड जाकर ही सोचना होगा। अब हम पहली हरित क्रांति की तरह फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि पहले से ही हम सबको मालूम है कि जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, हमारे जो सॉइल कंडीशंस हैं, खतरे में। अब दूसरी हरित क्रांति कैसी होनी चाहिए? एक प्रकार की ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रांति ही हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। जो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन कृषि हार्टिकल्चर के सेक्टर में एक तरह का डिसरप्शन पैदा कर सके और मिट्टी से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रख सके, ये बड़ा आवश्यक है। इस वर्ष नई क्रांति को मैं ग्रीन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का नाम देना चाहूँगा, क्योंकि साइंस और तकनीक पर आधारित इस क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 की वही तकनीक इस्तेमाल होगी जिसकी वजह से आज इंडस्ट्री में क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अनेक लोगों ने मेरे पहले बात किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कैसे होगा, कितना माकूल होगा, कितना असर होगा। रोबोट, टेम्परेचर सेंसर, जीपीएस तकनीक की मदद से कृषि और हार्टिकल्चर को ज़्यादा लाभदायक, कुशल, इको फ्रेंडली बनाया जा सकेगा, ऐसा लोग मानते हैं। एक बात हमें इस बराबर समझनी पड़ेगी। कई कृषि मेलों में मुझे जाने का पिछले 20 महीने में, 21 महीने में अवसर मिला है। देश की जो आबादी हमारी, किसान की हमारी जो क्षमता है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो लो कॉस्ट हो, ऐसी मशीन जिसको किसान ले सके, मुझे लगता है कि ये इन्वेंशन और ये इनोवेशन भारत में सफल हो सकता है। अब किसान के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जो बहुत महंगी हो, ऐसी मशीनरी जो बहुत महंगी हो, तो देश में जो किसान हमारे हैं, मैक्सिमम उनका जो एक बड़ा हिस्सा है वो इस स्थिति में नहीं है। इसका हमें बराबर ध्यान रखना होगा। भारतवर्ष में 80 से 85% जो आबादी है किसानों की हमारी, वो सीमांत किसान है, और इसलिए इन तकनीकों का फायदा उन तक कैसे पहुंचे, हमारे विचार और मंथन का विषय वो होना चाहिए। 10% लोगों तक फायदा अगर हम पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना हम नहीं कर पाएंगे।